नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम किनशिप, मैरिज और उससे रिलेटेड वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि फैमिली होती क्या है। तो जिसमें पहला पॉइंट है नॉट आइडेंटिकल। जो एक फैमिली होती है हमारे सोसाइटी का ही एक पार्ट है। हालांकि हर फैमिली एक जैसी नहीं होती, वो डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक दूसरे से उनका किस तरह का रिलेशन है। अक्सर एक परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, फूड शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं और अक्सर घर के रिचुअल साथ में परफॉर्म किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, पार्ट ऑफ द लार्ज नेटवर्क। फैमिली जो है वो आमतौर पर एक बड़े ग्रुप को मिलाकर बनता है, जिसे हम रिलेटिव या सगे संबंधी भी कहते हैं और टेक्निकल टर्म में इन्हें किंगफोक्स कहा जाता है, जो कि अक्सर ब्लड रिलेशन पे निर्भर करता है। देखिए, जो फैमिली है उसे हम संस्कृत में कुल के नाम से भी जानते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसे आपको याद रखने की जरूरत है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और कुल के साथ साथ एक टर्म और है जिसे हम जनाति कहते हैं। यह एक तरह का लार्ज नेटवर्क ऑफ किंग फोल्क है। और जो टर्म लीनिएज है उसे हम संस्कृत में वंश कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स थे जिनका हमें संस्कृत में क्या उनकी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी इनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अपने हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ द पैट्रिलिनी, मतलब पितृसत्ता का जो विचार है वो कहां से आया। अब हम उसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो दैट हिस्टोरियंस ट्राई टू फिगर आउट सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एपिक महाभारत। तो महाभारत में ही हिस्टोरियंस को पैट्रिलिनी सोसाइटी के ओरिजिन के बारे में एविडेंस मिलता है, जिनमें हमें दो कजिन्स कौरवास और पांडवास का जिक्र मिलता है। कौरवास जो कि धृतराष्ट्र के बेटे थे और पांडवास द सन ऑफ द पांडु जो कि यंगर ब्रदर थे धृतराष्ट्र के। क्योंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे, इस वजह से उन्हें राजा नहीं बनाया जाता है और उनकी जगह उनके छोटे भाई पांडु को बनाया जाता है। पर कुछ ही वक्त में पांडु की मृत्यु हो जाती है और सारे रॉयल प्रिंस छोटे थे, तो धृतराष्ट्र को थ्रोन पर बैठा दिया जाता है। पर जैसे जैसे ही प्रिंस बड़े होने लगते हैं, हस्तिनापुर के लोग होते हैं वो पांडवास को प्रेफर करने लगते हैं राजा बनने के लिए, जिसकी वजह से जो कौरवास थे वो जेलस हो जाते हैं और एट लास्ट वॉर में सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि कौन फर्दर आगे जाके कुरु क्लैन रहता है उसके थ्रोन पे बैठेगा। देखिए, जो पांडवास और कौरवास का क्लैन था वो कुरु था। ठीक है, इनका जो लीनियस और इनके किंगडम का नाम भी कुरु था। और साथ ही साथ इनकी लड़ाई किसके लिए होती है, फ्यूड फॉर द किंगडम, मतलब थ्रोन के लिए इनकी लड़ाई होती है, जो कि कुरु साम्राज्य था और जिसका कैपिटल क्या था, हस्तिनापुर, जो आज का मेरठ है उसे ही पहले हस्तिनापुर नाम से जाना जाता था। इसमें पांडवास की विक्ट्री होती है, मतलब पांडवास उसमें जीत जाते हैं। फिर लेटर डिसाइड होता है कि कौन पैट्रिलिनियल सक्सेशन किसको मिलेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। अब जो ये पैट्रिलिनियस का सिस्टम था, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में आप काफी एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इस सिस्टम को फॉलो करता था। नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो देयर वे वेरिएशंस इन द प्रैक्टिस। अब किस तरह के वेरिएशंस होते थे, कभी कभी क्या होता है कि जो राजा होता था सक्सेशन के लिए उसके पास कोई सन, कोई पुत्र नहीं होता था, और या तो फिर क्या होता था, ब्रदर सक्सीडेड वन अनदर, मतलब दूसरा कोई भाई ही सक्सीड कर दिया जाता था इन केस में। ठीक है, अदर क्लेम द थ्रोन का मतलब क्या है, जैसे कोई उस किंगडम का अगला वारिस नहीं हुआ, कोई बाहरी राजा आके आक्रमण करके उस गद्दी पे अपना हक जमा ले। इस तरह से भी सक्सेशंस होते थे। फिर एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ये भी था, वुमेन लाइक प्रभावती गुप्त एक्सरसाइज द पावर। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ महिलाएं होती थी वो भी अपने पावर को एक्सरसाइज करती थी, मतलब वो भी रूल करने का काम करती थी किसी पर्टिकुलर किंगडम पे। ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस था। देखिए, जो टर्म पैट्रिलिनी होता है इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेसिंग डेसेंट फ्रॉम द फादर टू सन एंड सो ऑन। इसका मतलब होता है कि अपनी पीढ़ी को अपने फादर से या अपने फादर के फादर से जोड़ना, मतलब जो मेल हायरार्की चली आ रही है बहुत पुराने टाइम से, इसे ही हम पैट्रिलिनी कहते हैं। मतलब जहाँ पे राजा फिर उसका बेटा फर्दर उसको सक्सीड करता है। मैट्रिलिनी क्या होता है, ट्रेसिंग डेसेंट फ्रॉम द मदर। यहाँ पे जो वंश होता है वो मदर की तरफ से ढूंढा जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब माँ की तरफ से वंश आगे बढ़ने लगे या वो वंशज प्रणाली माँ की तरफ से काउंट किया जाता है तो उसे हम मैट्रिलिनी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए रूल्स ऑफ द मैरिज, मतलब जो शादी होती थी उसके क्या रूल्स हुआ करते थे, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना आवश्यक था। ऋग्वेदा जैसे वैदिक टेक्स्ट में यहाँ तक एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होने के लिए मंत्र है जो ब्राह्मण चैंट करते थे मैरिज कंडक्ट कराते हुए। ठीक है, और जहाँ तक डॉटर की बात है, मतलब जो पुत्री होती थी उनको समाज में एक अलग ही नजरिए से देखा जाता था। जैसे कि नो क्लेम टू हाउस होल्ड रिसोर्सेज, मतलब हाउस के रिसोर्सेज पे उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। फिर एक्सोगैम, मतलब कि अपने गोत्र या अपने कम्युनिटी के बाहर उनकी शादी की जाती थी। ठीक है, फिर मैरिज एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पे सही पर्सन के साथ उनकी शादी करा दिया जाना, ये काफी जरूरी हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है, कन्यादान। ये काफी इंपॉर्टेंट रिचुअल था जो कि फादर को परफॉर्म करना होता था अपनी पुत्री का विवाह करते वक्त, उसे हम कन्यादान कहते थे। जब एक पिता अपनी पुत्री का हाथ उसके पति के हाथ में देके सौंप देता था। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एज सोशल लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स दिस लेड ब्राह्मण टू रिस्पॉन्स बाय लाइंग डाउन कोड ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल। देखिए जैसे सोशल लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स होता गया, ब्राह्मण्स ने क्या किया, उनको लगा कि ऐसा कुछ सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिसपे पूरी सोसाइटी निर्भर करती हो, मतलब उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर सारी सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। दिस वॉज मीन टू बी फॉलोड बाई ब्राह्मणास एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। अब जो वो कोड बनाने जा रहे थे, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो क्रिएट करने जा रहे थे, वो सभी सोसाइटी में हर एक मेंबर के द्वारा इन जनरली फॉलो किया जाना था। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम 500 BC दीज नॉर्म्स वेर कंपाइल्ड इन संस्कृत, मतलब 500 BC के अराउंड ये सारे नॉर्म्स जो है वो कंपाइल किए जाने लगे संस्कृत लैंग्वेज में, नोन एज द धर्म सूत्रास एंड द धर्म शास्त्रास। मतलब जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज की जो बुक्स लिखी जा रही थी संस्कृत लैंग्वेज में, उनके जो नाम थे वो थे धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास। फिर नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क इज मनुस्मृति। मनुस्मृति इन्हीं लॉ और मनुस्मृति इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी जो कि कंपाइल की गई थी 200 BC से लेके 200 CE के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्राह्मणास क्लेम दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडेटिंग एंड ओबेड बाय एवरीवन। ब्राह्मण्स क्या क्लेम करते थे, वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी वो टेक्स्ट कंपाइल कर रहे थे वो यूनिवर्सली वैलिडेट था, मतलब हर किसी को उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी था, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का इंसान हो। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो के लिए सभी एकदम प्रतिबद्ध थे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। अराउंड 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज होते हैं, ठीक है, हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। पहला क्या है, ब्रह्म विवाह, फिर दैव विवाह, फिर अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये जो अपर 4 कैटेगरी के जो ये मैरिजेस होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा इनको एक्सेप्टेंस मतलब मंजूरी दी जाती थी समाज में। और बाकी जो 4 थे जैसे कि पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, फिर गंधर्व विवाह, ये जो चारों थे इन्हें समाज में अनअप्रूव्ड किया जाता था। मतलब ये ऐसे कुछ विवाह थे जिन्हें ब्राह्मण्स अनअप्रूव करते थे। ऐसे विवाहों को वही कंडक्ट करते जो ब्राह्मण्स रिचुअल के खिलाफ हो। ऐसे कुछ सोसाइटी जहाँ पे ब्राह्मण्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज काम नहीं आते थे, वहाँ पे ये 4 तरह के विवाह किए जाते थे। जो भी इन चारों विवाहों में से एक भी करता था उसे सोसाइटी में जगह नहीं मिलती थी, सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस नहीं था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोत्र ऑफ द वुमेन। देखिए गोत्र क्या होता था, गोत्र जो है वो नेम्ड आफ्टर द वैदिक ऋषि, मतलब जो गोत्र है वो किसी न किसी पर्टिकुलर जो ऋषि मुनि होते थे उनसे जुड़ा हुआ रहता था, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू सेम गोत्र रिगार्डेड एज डिसेंडेंट। ऐसे लोग जो सेम गोत्र से आते थे वो एक दूसरे के ही वंशज माने जाते थे, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर ऋषि के वंशज माने जाते थे, या तो वो भाई बहन हो सकते हैं या आपस में किसी न किसी तरह का उनका वो सेम ब्लड वाला रिलेशन निकल के आता था। इसीलिए ये सेम गोत्र वाले लोग आपस में शादी नहीं करते थे। अब देखिए 2 रूल्स ऑफ द गोत्र। अब गोत्र के 2 नियम क्या होते थे, पहला क्या था, वुमेन्स वेर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड गोत्र। इसमें क्या था कि शादी के वक्त जो वुमेन होती थी अपने फादर के गोत्र को गिव अप कर देती थी, मतलब छोड़ देती थी, अपने हस्बैंड के गोत्र को वो धारण करती थी। नेक्स्ट क्या है, मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। जैसा कि मैंने आपको बताया सेम डिसेंडेंट से बिलोंग करते थे, इसलिए सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ये कुछ नियम कानून थे जब भी शादी कंडक्ट कराई जाती थी सोसाइटी में, जिसमें गोत्र एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें।